रामगढ़ जी जो AIKS के सीकर से हैं वो तैयार रहें। मैं वक्ताओं से एक अपील करना चाहता हूं कि सारे वक्ता समय का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि हमारे बीच बहुत ज्यादा वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं जो पहले दिन से देख रहे हैं और इस मैनेजमेंट कमेटी का भी हिस्सा है और हमारे जिम्मेदारों में से एक है। आइए श्री ताराराम। संयुक्त किसान मोर्चा के सभा स्थल पर उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों, सभी को जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वैसे नारे लगाने का तो इतना मेरा लंबा अनुभव नहीं है, फिर भी सुबह कोशिश की थी, प्रयास किया था कि लगाऊं। इसलिए मैं अभी जो बात करूंगा वो सिर्फ मतलब की बात करूंगा। ऐसा कि यहाँ आज जिक्र शुरू हो ही गया है कि यहाँ कोरोना काल के तहत जो देश के अंदर षड्यंत्र हुए हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दुश्मन का काम होता है षड्यंत्र करना। दुश्मन का काम होता है षड्यंत्र करना। हमारा बुद्धिजीवियों का काम है उन षड्यंत्रों पर से पर्दाफाश करना, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना, और समाज और आवाम की ताकत है उन षड्यंत्रों को विफल करना। तो जो भी षड्यंत्र यहां हुए हैं, जो बौद्धिक लोग इस संगठन में आ रहे हैं, इस आंदोलन में आ रहे हैं और इसको बौद्धिक पोषण दे रहे हैं, उसके माध्यम से ये बात हो रही है कि यहां पर जो षड्यंत्र किए गए हैं उनके पर्देफाश हो रहे हैं, और ये जो ताकत जमा हो रही है, हमें पूरा विश्वास है कि इन सारे के सारे षड्यंत्रों को विफल करके ही दम देंगे। साथियों, कोरोना जिसकी बात हम कर रहे हैं, और 22 मार्च को शायद लॉकडाउन लग गया था इस देश में अचानक, यानी देश जहां था वहां पर थम गया था। ये अचानक नहीं हुआ था और न ही कोई भारत में ऐसे हालात थे कि वहां पर कोई लॉकडाउन लगाना अनिवार्य था। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं, और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ है उससे पहले एक आंदोलन हुआ है जो लॉकडाउन से पहले था, या लॉकडाउन के द्वारा उसको दबा दिया गया, वो था शाहीन बाग आंदोलन, जो NRC के विरुद्ध था, वो नागरिकता के विरुद्ध था। वो बहुत भयंकर आंदोलन, षड्यंत्र था, उसको लेकर रोकने के लिए आंदोलन था। और वो आंदोलन जब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने, हमारे दुश्मनों ने प्लानिंग बना करके यहाँ भारत में आवश्यकता ना होते हुए भी लॉकडाउन लगा दिया और उस आंदोलन को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और उस दौरान फिर ये किसान आंदोलन पुनर्जीवित हुआ, उससे पहले कोई आंदोलन देश में होने नहीं दिया। इस चीज को हमें समझना होगा कि वास्तव में कोई महामारी थी, या फिर मैं कहूंगा कि जो सरकार में बैठी हुई बीमारी है वही हमें लग गई थी। ये कोई महामारी नहीं थी, सरकार में बैठी हुई बीमारी हमें लग गई थी। आपको इसके 2-3 उदाहरण देकर बताऊंगा कि महामारी थी या षड्यंत्र था। उसका पहला उदाहरण आपको देता हूं कि जब उन्होंने षड्यंत्र शब्दों का शुरू किया, हमारे अधिकांश लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से वे शब्दों के ऊपर गौर नहीं कर पाते हैं, और जैसे शब्द देते हैं वैसे ही शब्दों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करके पूछा कि साहब ये शब्द क्या है, इसको आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। जैसे उन्होंने पहला शब्द दिया सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका शायद बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता है। बीमारी से लेना देना होता है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, शारीरिक दूरी का। अगर कोई बीमार है तो उससे आप शारीरिक दूरी बना करके रखो, आप वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द पैदा कर रहे हो। अरे हमारे देश का, जो इस देश का बहुतायत किसान का मेरा और जो मजदूर वर्ग है, जो कमाकर खाने वाला वर्ग है, उसको तो तुमने सोशल डिस्टेंसिंग में हजारों साल से पहले ही बांट रखा है। और उसी सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को फिर से आप कायम करना चाहते हो। इस षड्यंत्रकारी शब्द को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जब मैंने पहली बार लाइव आकर के इस बात की घोषणा की कि ये बिल्कुल ही सरासर षड्यंत्रकारी शब्द है, तो साथियों मुझे खुशी होती है कि भारत के अंदर जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां पर जो भूपेश जी बघेल सीएम है, उनके पिताजी नंद कुमार जी बघेल ने मेरी उस स्पीच को सुनने के बाद अपने बेटे पर दबाव बनाया और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द बदल करके या शारीरिक दूरी यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग स्थापित किया जाए। ये पहला षड्यंत्र था जो हमारे लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की।
ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों था? शारीरिक दूरी की जगह पर सामाजिक दूरी क्यों थी? क्योंकि हम अपने एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त न कर सके, हम एक जगह जमा होकर के बैठ करके एक दूसरे के दुख को न समझ सके और न उनके, क्योंकि जहां डिस्कस होता है, जब मंथन होता है, वहां पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। 4 लोग इकट्ठा होते हैं, 10 लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां मंथन शुरू होता है, मंथन शुरू होता है तो कुछ ना कुछ बाहर आता है। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग स्थापित करके और 2 गज की दूरी का नाम दे करके, उन्होंने 2 गज की दूरी तो बाद में नाम दिया जब इनका पर्दाफाश हो गया तब। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने किस प्रकार से षड्यंत्र करके इस देश को स्थिर कर दिया और फिर अपने काम में लग गए और ये काले कानूनों का जो पूरा बिल बुक उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया, ये बहुत ही सोचे समझे सुनियोजित षड्यंत्र के साथ था, ना कि कुछ भी नहीं था। जैसा कि अब एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोरोना नहीं है, ये किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, अगर बीमारी होती तो यहां होती। ये सिर्फ हमारे लोगों को मास्क लगवा करके कानून की पालना करने के लिए, कि अगर तुम लोग जिस तरीके से तुम्हें कानून की पालना करने के लिए बाध्य करना है तो मास्क लगा करके रखना होगा। मास्क लगाने से क्या होगा? इस दुनिया के विद्वान डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया कि मास्क लगाने से बीमारी रुकती नहीं है, बीमारी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मान लीजिए कि कोरोना नाम का कोई फ्लू है, कोई वायरस है भी, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें और वो फेफड़े पर असर करता है आदमी के, तो फिर उसको तो शुद्ध हवा की जरूरत होती है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब वो मास्क लगाकर अपने मुंह को बंद कर देता है तो 95% अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड उसे वापस खींचनी पड़ती है, तो फिर उसे शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये है कि मास्क लगवा करके हमारे लोगों को जबरदस्ती मारने का प्लानिंग हो रहा है। और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, पुलिस है, प्रशासन है, उनके ऊपर तो इतना दबाव है कि जब तुम खुद नहीं लगाओगे, दूसरों को लगाने के लिए कैसे कहोगे? मैंने हर बार इस बात को खोलने को खुलासा करने की कोशिश की है, हर बार लोगों को समझाने की कोशिश की है और उसका अभी बहुत बड़े पैमाने पर असर भी हो रहा है। इसलिए साथियों, ये जो षड्यंत्र है समय का, मुझे भी ध्यान रखना है और मुझे भी आज जो है मेरे साथ 6 बॉर्डर पर जहां पर भी अपने कैंप लगे हुए हैं, वहां पर सभी जगह हमारे राष्ट्रीय मूल निवास संघ के लोगों ने अपने कैंप लगाए हैं। वहां से भी डिमांड आ रही, तो मैं आज रात भर में वहां भी एक दौरा करके आना चाहूंगा, सुबह तक वापस आऊंगा, यहाँ हमारी टीम रहेगी। मगर मैं एक अपील करके जाना चाहूंगा, क्योंकि हालात आज शाम को कुछ और होने वाले हैं, आज कुछ और होने वाले हैं, क्योंकि आज वार्ता होने वाली है। वार्ता की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए मैं एक अपील पुलिस और प्रशासन से जरूर निवेदन करना चाहूंगा। दोनों तरफ है और दोनों तरफ के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पुलिस और प्रशासन के भाई ये समझ लें कि आपके ऊपर तो पाबंदी है कि न तो आप कानून की यूनियन बना सकते, न आप संगठन बना सकते, न आप हड़ताल कर सकते, न आप किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन कर सकते, न कोई प्रोटेस्ट आप कर सकते। ये तो आपकी मजबूरी है, आपको बाध्य किया गया है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो लोग यहाँ पर धरना स्थल या फिर सभा स्थल या फिर कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट में शामिल होकर के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे आपके बच्चों का भी तो उसमें हिस्सा है। ये लड़ाई क्या हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं? अरे आपने भी शादी ब्याह किया है, आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, तो हक तो उनके भी मारे जा रहे हैं ना। उनकी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। अरे कम से कम थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो अपने आप में समझदारी रब्त करो। मैं हरियाणा पुलिस के इस नारे को भी पढ़ रहा था और मैंने इस नारे को पढ़ करके थोड़ा उसमें सुधार किया है। उन्होंने अपने हिसाब से किया, मैं अपने रिप्लाई के हिसाब से करता हूं। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अपनी नहीं तो अपनों की फिक्र करें। मैं इससे आगे जोड़ता हूं कि कृपया लाठी डंडों का प्रयोग ना करें। अगर आपको हमें और हमारे अपनों का इतना ख्याल है तो आप भी थोड़ा अपनों का ख्याल कर लो। इसलिए मैं पुलिस और प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अगर मान लीजिए इसमें शामिल नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन क्रांतिकारियों के ऊपर कम से कम अत्याचार और अन्याय तो न करें। बाकी बातें मैं आपके बाद में करूंगा, समय है 26 तारीख तक तो निर्धारित हो गया है, इसलिए 26 तारीख तक हमारा साथ रहना तय है। हम बार बार बीच में आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मैं एक बात आपको 26 तारीख के लिए कहूंगा कि 26 तारीख हमारी कोर कमेटी ने जो चुनी है बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस देश के अंदर 26 तारीख को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इन 70 सालों में उस संविधान के साथ छेड़खानी हुई, उसे बदलने का प्रयास किया गया, उसमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। हम बहुत खुश होंगे कि इस किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना करके 26 जनवरी 2021 को हम पूर्णतया भारत के संविधान को मूल रूप से लागू करवाएंगे। जो नहीं हो पाया उसे हम मूल रूप से लागू करवाएंगे। मोदी जी का आप ज्यादा फिक्र ना करें, मोदी जी की फिक्र भी ना करें, क्योंकि उस बेचारे के बाद वो कपड़े कौन से पहनने हैं ये भी फैसला नहीं है। आपके कौन से कानून बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं, वो खुद कह चुका है मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है, तो वो कैसे ड्राफ्टिंग कर सकता है, कैसे कानून बना सकता है। उस बेचारे को बख्श दो, उस बेचारे को बख्श दो। और यहाँ पर मुझे खुशी हुई है कि जैसे कि सर छोटू राम जी ने कहा था, एक भारत के किसान मेरी दो बातें मान, एक बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। मैं यहाँ खुश हूं कि हमारे संगठनों के माध्यम से असली दुश्मन का पर्दाफाश हो गया है। मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने बच्चों को आरएसएस से विड्रॉ कर लें, बहुत जल्दी विड्रॉ कर लें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। हमारा असली दुश्मन नागपुर में बैठा है। ये कठपुतलियां कुछ भी नहीं है। इन कठपुतलियों का खेल खिला करके हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे जिसको अपना बाल काटने का अधिकार नहीं है, कब दाढ़ी बढ़ाना है, कब बाल बढ़ाना है, उसको इसका हक नहीं है। उसको आप कह रहे हो कि वो हमारे कानून बना रहा है। वो कानून नहीं बना रहा है, वो तो एक मोहरा है जो आपके सामने खड़ा किया हुआ है। और बातें होगी 26 तारीख, बार बार मिलते रहेंगे। जब भी मिलूंगा आपसे कुछ ना कुछ नई बात लेकर के आऊंगा। आपने मुझे आज मौका दिया क्योंकि मैं बाहर जाने वाला था और निकलना है मुझे अभी। मैं रात तक वापस आऊंगा। आप सभी का आभार। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार नारा लगाए। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे जय भारत और जय संविधान। जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान। धन्यवाद। धन्यवाद।